हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज की क्लास का टॉपिक रहने वाला है कर्नाटक युद्ध। यानी कि कर्नाटक युद्ध के बारे में हम बेहतर तरीके से आज समझने वाले हैं। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य कैसा संघर्ष चला, इन सबको हम बहुत ही बेहतर तरीके से समझने वाले हैं। अगर मैं बात करूं तो यहाँ चल रहा है बिहार पुलिस भर्ती के लिए आधुनिक भारत का इतिहास जो है उसकी क्लासेस में चला रहा था और इसकी क्लास नंबर 5 आज है। और आज हम बेहतर तरीके से समझने वाले हैं कर्नाटक युद्ध के बारे में, क्योंकि कल की क्लास में हमने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आगमन को बेहतर तरीके से समझा था। अब क्योंकि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी एकमात्र ऐसी कंपनी थी जिसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को टक्कर दी थी, तो क्योंकि यूरोप में भी ब्रिटेन और फ्रांस आपस में दुश्मन हुआ करते थे, तो भारत में भी ये दोनों जब भी आमने सामने आए तो इनके मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसी को हम बेहतर तरीके से समझेंगे कर्नाटक युद्ध के माध्यम से। अच्छा, ये कर्नाटक लिखा हुआ है, इसे आप आज के कर्नाटक से मत जोड़िएगा। आज का कर्नाटक राज्य दूसरा है और ये कर्नाटक क्षेत्र हुआ करता था जहाँ के राजा हुआ करते थे, नवाब थे अनवरुद्दीन, और उनका शासन हुआ करता था। तो चलिए अब हम क्रम से बात करेंगे सारी चीज़ों के बारे में। उसके पहले आप हेडिंग डाल लीजिएगा प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध। अगर मैं प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करूं तो ये भैया कब से कब तक चला, तो आप कहेंगे भैया जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था ये 1746 से स्टार्ट हुआ था और लगभग 1748 तक यह चला। और इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं और बेहतर तरीके से समझने वाले हैं कि आखिर क्या चीज़ें थीं, किस तरह युद्ध हुआ, कौन जीता और इस युद्ध के क्या क्या परिणाम हुए, उन सब को हम समझने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं, कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं समझाने के लिए इंडिया का मैप बना रहा हूँ। अगर मैं बता दूँ तो ये इंडिया का दक्षिण वाला भाग है, आप सभी को पता है, पूरा मैप बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बता दूँ कर्नाटक वाला क्षेत्र कौन सा है। ये वाला जो क्षेत्र है भैया, इसी को कर्नाटक कहा गया है, यानी कि यही कर्नाटक क्षेत्र है और यहीं पर कर्नाटक युद्ध हुए हैं, चाहे वो प्रथम कर्नाटक युद्ध हो, द्वितीय कर्नाटक युद्ध हो या तृतीय कर्नाटक युद्ध हो। अच्छा, आज का जो कर्नाटक है वो इधर स्थित है, तो कर्नाटक राज्य से हमें इसे नहीं जोड़ना है। कर्नाटक तब का एक क्षेत्र हुआ करता था जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ओडिशा, इन सभी राज्यों तक लगभग फैला हुआ था। मुख्यतः यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में फैला हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो कर्नाटक है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में फैला हुआ था। अच्छा, यहीं पर इसकी राजधानी हुआ करती थी जिसका नाम था अर्काट। आपसे कोई कहे कि कर्नाटक की राजधानी क्या हुआ करती थी, तो अर्काट हुआ करती थी। इसके नीचे भैया क्या था, तो यहाँ था मद्रास। मद्रास जो था वो अंग्रेजों की फैक्ट्री थी, यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका व्यापारिक केंद्र था मद्रास। मद्रास के नीचे एक और केंद्र था जिसका नाम था पांडिचेरी। और अगर मैं पांडिचेरी की बात करता हूँ तो ये फ्रांसीसी से आप जोड़ेंगे, क्योंकि पांडिचेरी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, या आप कह सकते हैं व्यापारिक फैक्ट्री हुआ करती थी। तो ये बात मैंने आपको मैप के माध्यम से बता दी कि ये कर्नाटक वाला क्षेत्र था जो कि मुख्यतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ था। यहाँ की राजधानी क्या हुआ करती थी, अर्काट हुआ करती थी। क्योंकि जब मैं प्रथम कर्नाटक युद्ध की अभी यहाँ पर बात करूँगा तो इन सब का जिक्र करूँगा, तो आपको एक बार नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन दे दूँ कि आपको दिक्कत ना हो। अगर मैं बात करूँ कर्नाटक की राजधानी क्या हुआ करती थी, तो अर्काट हुआ करती थी। मद्रास क्या था, EIC का व्यापारिक फैक्ट्री था, और पांडिचेरी जो था वो फ्रांसीसियों का व्यापारिक केंद्र था। इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। और ये भैया जो कर्नाटक था, यहाँ के नवाब कौन हुआ करते थे, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ एक नवाब थे जिनका शासन हुआ करता था। उन नवाब की अगर हम बात करें तो उनका नाम था अनवरुद्दीन। ये नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी
प्रथम कर्नाटिक युद्ध की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर इस नाम का जिक्र जरूर होगा। तो आपको ये पता रहे कि ये जो कर्नाटिक वाला क्षेत्र है भैया, यहाँ के शासक हुआ करते थे अनवरुद्दीन। अब चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे टक्कर देने वाली एक ही कंपनी हुई जिसका नाम था फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि यूरोप में भी ये आपस में लड़ा करते थे, आपस में शत्रु थे, दुश्मन थे, इसलिए भारत में भी आकर ये आपस में लड़ाई ही किया करते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर मैं बात करूं कि जो प्रथम कर्नाटिक युद्ध है इसका भैया कारण क्या है, इसका कारण क्या है, आखिर यह युद्ध भारत में क्यों हुआ, तो इसके मुख्यतः दो कारण हैं। एक तो कारण इसका यूरोप का कारण है, क्योंकि यूरोप में ऑस्ट्रिया और प्रसिया जो दो देश थे उनके मध्य क्या चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, उनके मध्य विवाद हो रहा था, युद्ध हो रहा था। किन देशों के मध्य भैया, तो आप कहेंगे ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया अलग कंट्री है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और प्रसिया, नाम पर आप गौर देंगे अगर मैं बात करूं प्रसिया की, और प्रसिया वर्तमान में जर्मनी के नाम से जाना जाता है। जर्मनी का पुराना नाम क्या हुआ करता था, प्रसिया हुआ करता था। ये आप नोट कर लिख देंगे कि भैया ये जो प्रसिया है इसे ही हम वर्तमान में क्या कहते हैं, जर्मनी कहते हैं। पुराना नाम जर्मनी का क्या हुआ करता था, तो आप कहेंगे प्रसिया जर्मनी का पुराना नाम था। तो ऑस्ट्रिया और प्रसिया के मध्य एक युद्ध हुआ था और उसी युद्ध के कारण भारत में प्रथम कर्नाटिक युद्ध हो गया। तो ऑस्ट्रिया और प्रसिया के मध्य युद्ध, ये एक महत्वपूर्ण कारण था। अब आप कहेंगे भैया कि आपस में तो यहाँ ब्रिटेन और फ्रांस वाले लड़ रहे हैं, लेकिन कारण ऑस्ट्रिया और प्रसिया का युद्ध क्यों है, तो इसका कारण इसलिए है क्योंकि जो ऑस्ट्रिया था इसके राजा थे जेम्स सिक्स्थ, जिनकी मृत्यु हो गई थी, और उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था मारिया थेरेसा, यानी कि ऑस्ट्रिया के राजा की पुत्री, बेटी हम कह सकते हैं, उनका नाम था मारिया थेरेसा। तो जब ऑस्ट्रिया के शासक की मृत्यु से पहले उन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसे बना दिया था, अपनी पुत्री मारिया थेरेसा को बना दिया था। यानी आप कहेंगे कि ऑस्ट्रिया जो है यहाँ के शासक का क्या नाम था, तो आप कहेंगे यहाँ के शासक का नाम था जेम्स सिक्स्थ यहाँ के शासक का नाम था, और इनकी एक पुत्री हुआ करती थी जिनका नाम था मारिया थेरेसा। अगर मैं मारिया थेरेसा की बात करूं तो ये जेम्स सिक्स्थ की क्या थी, या आप कह सकते हैं जेम्स सिक्स कह दीजिए, जेम्स सिक्स की पुत्री थी मारिया थेरेसा। तो जब इनकी मृत्यु होने वाली थी तो उससे कुछ दिन पहले ही इन्हें अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। अब उत्तराधिकारी तो बना दिया, लेकिन इस बात से क्या हुआ कि प्रसिया जो ऑस्ट्रिया का पड़ोसी देश है वो बहुत ज़्यादा नाखुश हुआ और उसने विरोध कर दिया ऑस्ट्रिया का कि मारिया थेरेसा वहाँ की प्रधानमंत्री आप कह सकते हैं नहीं बनेंगी, या आप कह सकते हैं वहाँ की रानी नहीं बनेंगी, प्रधानमंत्री नहीं रानी नहीं बनेंगी, क्योंकि ये किंग थे तो इनकी पुत्री क्वीन बनती, इसलिए इन्होंने इनका विरोध किया। और इसी विरोध के कारण क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया की तरफ से ब्रिटेन और रूस आ गए। ऑस्ट्रिया की तरफ से कौन कौन आ गया भैया, ब्रिटेन और रूस आ गए। हम हल्का ही समझेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कारण क्या था, वही मैं आपको समझा रहा हूँ। कि जब प्रसिया ने विरोध किया मारिया थेरेसा को रानी बनने से, तो उनका साथ देने के लिए कौन आ गया, तो ब्रिटेन और रूस आ गए। अब भैया इधर तो प्रसिया अकेले पड़ गया ना, तो अकेले नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे फ्रांस को पता चला कि ऑस्ट्रिया के साथ ब्रिटेन है तो तुरंत फ्रांस जर्मनी के साथ आ गया, यानी कि प्रसिया के साथ आ गया। तो यहाँ पर देखेंगे कि फ्रांस इनके साथ हो जाएगा, दूसरे पक्ष में फ्रांस हो जाएगा, और कौन हो जाएगा भैया, और स्पेन हो जाएगा, और इन दोनों के मध्य अब होगा युद्ध। अब ये युद्ध होगा भैया, तो इसी कारण क्या हुआ कि फ्रांस और ब्रिटेन आमने सामने हो गए, यह कारण युद्ध हो रहा था। और युद्ध में सभी लोग वापस लौट गए, अंत तक ब्रिटेन और फ्रांस वाले आपस में ही लड़ते रहे। यानी मामला इनका था,
परेशानी इन दोनों को थी और लड़ने लगे ब्रिटेन और फ्रांस वाले, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस को आपस में लड़ने का सिर्फ एक मौका मिलना था। उन्हें हमेशा यही तलाश रहती थी कि कब मौका मिले और आपस में लड़ने लगे। तो उन्हें एक अच्छा मौका मिला था। ये युद्ध था ऑस्ट्रिया और प्रुसिया के मध्य, लेकिन अंत तक ऑस्ट्रिया प्रुसिया हट गए, आपस में सिर्फ लड़ रहे थे तो ब्रिटेन और फ्रांस वाले। और इसी का प्रभाव क्या पड़ा भैया, इसी का प्रभाव पड़ा कि भारत में भी जो अंग्रेज और फ्रांस के ईस्ट इंडिया कंपनियां थीं, यानी कि जो कंपनी थी, ये आपस में भिड़ने लगी। यानी कि ब्रिटेन वाली कंपनी और फ्रांस वाली कंपनी भी आपस में क्या करने लगी, युद्ध करने लगी। यही कारण था। तो मैंने आपको बैकग्राउंड स्टोरी बताई कि क्या कारण था कि भारत में प्रथम कर्नाटिक युद्ध हुआ। तो ये तो यूरोप वाला कारण हो गया कि ऑस्ट्रिया और प्रुसिया के मध्य युद्ध शुरू हो गया, जिसमें ऑस्ट्रिया की तरफ से ब्रिटेन और रूस आ गए और प्रुसिया की तरफ से फ्रांस और स्पेन आ गए। फिर आपस में लड़े तो यहाँ पर ब्रिटेन और फ्रांस आमने सामने हो गए। यह युद्ध इसलिए हो रहा था क्योंकि ऑस्ट्रिया और प्रुसिया की जो बाउंड्री है वहाँ पर एक सिलेसिया नाम का क्षेत्र आता है। जैसे भारत पाकिस्तान में पीओके आता है, वैसे ही ऑस्ट्रिया और प्रुसिया में क्या आता है, एक सिलेसिया नाम का क्षेत्र आता है। जैसे दोनों देश दावा करते हैं कि ये मेरा है, वो कहता है वो मेरा है, और आपस में लड़ते रहते थे। यही कारण था और इसी कारण प्रुसिया मारिया थेरेसा का विरोध कर रहे थे और ये युद्ध हुआ। तो ये तो यूरोप वाला कारण हुआ, मैंने आपको 5 मिनट में बेहतर तरीके से समझा दिया। लेकिन अब हम बात करेंगे भारत वाले कारण की। तो मैं इसे रेज करता हूँ, आपने इतनी चीज़ें नोट कर ली होंगी। अब हम बात करेंगे भारत में जो प्रमुख कारण हुए। एक तो ये वाला कारण था कि दोनों दलों में क्या हो रहा था, गर्मा गर्मी चल रही थी। दोनों दलों में आपस में टकराव होना शुरू हो गया था भारत में ही। यानी आप खुद ही सोचें कि अगर आपका किसी से लड़ाई हो जाता है तो उसके परिवार में जितने सदस्य हैं सबसे आपकी एक तरह से क्या हो जाएगी, दुश्मनी टाइप की हो जाएगी। यानी कि उनके रिश्तेदार भी मिले तो उन्हें आप घूर रहे हैं, वो भी आपको घूर रहे हैं। वैसे ही जब ब्रिटेन में यह युद्ध, यानी कि यूरोप में यह युद्ध चल रहा था, तो भारत में भी वहीं देश के लोग आए हुए थे, तो वो भी आपस में क्या कर रहे थे, युद्ध के लिए एकदम तत्पर ही थे। बस उन्हें एक मौका चाहिए था। और यही मौका कहाँ से बनता है भैया, तो आप लिख लेंगे प्रथम कर्नाटिक युद्ध के तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण की अगर हम बात करें कि पहला जो कर्नाटिक युद्ध था, इसके होने के तात्कालिक कारण क्या थे, तो इसमें आप पहला लिखेंगे कि एक ब्रिटेन के सैनिक कमांडर ने फ्रांसीसी जहाज को अपने कब्जे में ले लिया था। पहला कारण तो ये था भैया कि ब्रिटेन के, या आप कहेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सैन्य कमांडर ने, कंपनी के एक सैन्य कमांडर ने, कंपनी के एक सैन्य कमांडर ने फ्रांसीसी कंपनी के जहाज को अपने कब्जे में ले लिया, या आप कह सकते हैं फ्रांसीसी कंपनी के जहाज पर हमला कर लिया। फ्रांसीसी कंपनी के जहाज पर हमला, जहाज पर हमला कर दिया, हमला कर दिया। यानी कि यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य संघर्ष चल रहा था, और उसी संघर्ष के बदले में क्या होता है कि एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य कमांडर ने एक फ्रांसीसी कंपनी के जहाज पर हमला कर दिया था। अच्छा, हमला कर दिया तो इस बात से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा, जो फ्रांसीसी कंपनी थी, बहुत ज़्यादा क्रोधित हुई, और उसने इसके जवाब में क्या किया भैया, तो इसके जवाब में उसने 1746 में, आप कहेंगे कि इस घटना के जवाब में, इसके जवाब में आप लिखेंगे, इसके जवाब में, इसके जवाब में फ्रांसीसी कंपनी ने, फ्रांसीसी कंपनी ने, इसके जवाब में फ्रांसीसी कंपनी ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया, मद्रास पर कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया।
मैंने आपको बताया था कि मद्रास में किसके व्यापारिक केंद्र थे, तो आप कहेंगे मद्रास में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटेन वाली ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके व्यापारिक केंद्र क्या थे भैया, तो स्थापित थे। और इसी कारण क्या किया कि फ्रांसीसी ईस्ट कंपनी ने क्या किया कि मद्रास पर कब्जा कर लिया, क्योंकि यहाँ पर उनकी व्यापारिक फैक्ट्री मौजूद थी। और यहाँ पर फ्रांसीसी कंपनी ने इस घटना के जवाब में, क्योंकि उनके एक सैन्य कमांडर ने उनकी जहाज पर हमला किया था, तो उसके जवाब में फ्रांसीसी कंपनी ने मद्रास पर कब्जा कर लिया। अगर मैं मद्रास की बात करूं तो अंग्रेजों का व्यापारिक केंद्र था। आप लिख लेंगे अंग्रेज जब भी मैं कहूं तो आप ब्रिटेन से ही समझेंगे। अंग्रेजों का व्यापारिक केंद्र, अंग्रेजों का व्यापारिक केंद्र, ये अंग्रेजों का व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। और यहाँ पर फ्रांस कंपनी ने क्या किया, अपना अधिकार कर लिया। अब इसके बाद क्या होता है कि जो ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यानी कि ब्रिटेन वाली जो कंपनी थी, उसने इसके जवाब में 1748 में क्या किया, आप कहेंगे 1748 में ब्रिटेन ने, या आप कहेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसके जवाब में फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र, फ्रांसीसी कंपनी के व्यापारिक केंद्र, कंपनी के व्यापारिक केंद्र पांडिचेरी में कब्जा कर लिया। पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्त क्या हुआ कि 1748 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसके जवाब में फ्रांसीसी कंपनी के व्यापारिक केंद्र पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैंने क्या बताया कि जो मद्रास वाली फैक्ट्री थी या व्यापारिक केंद्र था, ये किसका था, तो ये भैया था EIC का, ईस्ट इंडिया कंपनी का। और अगर मैं बात करूं पांडिचेरी जो था, पांडिचेरी किसके अंतर्गत आता था, तो पांडिचेरी आता था फ्रांसीसी कंपनी के अंतर्गत। फ्रांसीसी कंपनी के अंतर्गत, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि फ्रांसीसी कंपनी के अंतर्गत आता था। अगर मैं बात करूं कि ये दोनों कहां पर आते थे, तो ये दोनों आते थे भैया कर्नाटक क्षेत्र में। कर्नाटक जहां का नवाब कौन हुआ करता था, तो इन दोनों क्षेत्रों का नवाब हुआ करता था अनवरुद्दीन। यानी नवाब को जिसका साथ मिलेगा वो ज़्यादा शक्तिशाली होगा। अब यहीं पर एक बात आती है, ये बातें तो आप समझ गए कि एक सैनिक कमांडर ने पहले जहाज पर कब्जा किया फ्रांसीसी कंपनी के, और इसके बाद फ्रांसीसी कंपनी ने इसके जवाब में 1746 में मद्रास जो कि अंग्रेजों का व्यापारिक केंद्र था वहाँ पर कब्जा कर लिया। फिर ब्रिटेन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने 1748 में फ्रांसीसी कंपनी के व्यापारिक केंद्र पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया। ये सारी चीजें चल रही थी, यानी कि फ्रांसीसी और अंग्रेज आपस में भारत में संघर्ष कर रहे थे और दोनों के मध्य युद्ध भी हो रहा था। इसी बीच एक और समस्या आती है, वो आती है कर्नाटक के नवाब की। क्या होता है भैया कि जो ये फ्रांसीसी कंपनी थी, ये पहले कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की बहुत खास हुआ करती थी। तो फ्रांसीसी कंपनी ने कहा था अनवरुद्दीन से कि जब मैं मद्रास को जीत लूँगा अंग्रेज़ों से, फ्रांसीसी कंपनी ने कहा था जब मैं मद्रास को, ये मद्रास जो है इसे मैं EIC से जीत लूँगा, ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश की है उससे जीत लूँगा, तो मैं मद्रास को आपको सौंप दूंगा। यानी कि फ्रांसीसी कंपनी ने अनवरुद्दीन से
वादा किया था कि जब उन्हें मद्रास मिल जाएगा तो वह मद्रास वह उनको भेंट में दे देंगी, लेकिन ऐसा फ्रांसीसी कंपनी ने नहीं किया। जैसे उसे मद्रास मिला तो वो अनवरुद्दीन को भूल ही गई और इस कारण अनवरुद्दीन बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पर, या आप कहेंगे फ्रांसीसी कंपनी पर आक्रमण कर दिया और एक युद्ध होता है जिसे हम कहते हैं सेंट थॉम का युद्ध। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसी के अंतर्गत होने वाले एक युद्ध की जिसका नाम है सेंट थॉम का युद्ध। इसे हम इरेज करते हैं और फिर हम बात करते हैं। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी और हम अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे क्या क्या चीज़ें हुई। हम पढ़ रहे हैं प्रथम कर्नाटिक युद्ध को, एक अच्छे तरीके से मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद आपको इस टॉपिक को लेकर कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि आखिर क्या था प्रथम कर्नाटिक युद्ध। तो चलिए बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। अब मैं बात करूं तो मैंने बताया था कि फ्रांसीसी कंपनी ने वादा किया था, आप लिख लेंगे, फ्रांसीसी कंपनी ने वादा किया था, फ्रांसीसी कंपनी ने क्या किया था भैया, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, वादा किया था। किससे वादा किया था, तो अनवरुद्दीन से। अनवरुद्दीन कौन था, तो ये कर्नाटक का नवाब हुआ करता था जिसका नाम था अनवरुद्दीन। तो फ्रांसीसी कंपनी ने वादा किया था किससे, अनवरुद्दीन से, कि जब वह मद्रास पर कब्जा कर लेंगे तो मद्रास को अनवरुद्दीन को सौंप देंगे। यानी उन्होंने कहा था फ्रांसीसी कंपनी ने कि मद्रास सौंप देंगे, किसको, अनवरुद्दीन को सौंप देंगे। लेकिन क्या उन्होंने ऐसा किया, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो इसी कारण क्या हुआ कि अनवरुद्दीन जो थे वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने फ्रांसीसी कंपनी पर आक्रमण कर दिया। तो आप लिखेंगे कि अनवरुद्दीन ने फ्रांसीसी कंपनी पर आक्रमण किया। ये बात आप लिखेंगे कि फ्रांसीसी कंपनी पर अनवरुद्दीन ने क्या किया, तो फ्रांसीसी कंपनी पर अनवरुद्दीन ने आक्रमण कर दिया। और आक्रमण किया तो कब किया भैया, तो 1746 में यह आक्रमण किया और 1746 में एक युद्ध होता है जिसका नाम है सेंट थॉम का युद्ध। सेंट थॉम का युद्ध, ये बात आप ध्यान रखेंगे कि सेंट थॉम का युद्ध होता है 1746 में। यह युद्ध प्रथम कर्नाटिक युद्ध के अंतर्गत ही आता है, इसीलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए इसे समझना, क्योंकि इसी में एक दो युद्ध आ जाते हैं, इसलिए ध्यान से आपको पढ़ना होगा। तो भैया सेंट थॉम का युद्ध होता है 1746 में। इस युद्ध में कौन कौन लड़ता है, तो भैया एक तरफ कौन होते हैं, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन एक तरफ होते हैं जो कि कर्नाटक के नवाब हैं। अनवरुद्दीन खुद युद्ध करने नहीं जाते हैं, वो अनवरुद्दीन अपने पुत्र को भेजते हैं जिसका नाम है महफूज खां। जिसका नाम क्या है, तो आप कहेंगे महफूज खान नाम है और ये खुद ही युद्ध में महफूज नहीं रह पाएंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इनकी हत्या हो जाएगी इसी युद्ध में। अगर मैं बात करूं सेंट थॉम के युद्ध की, तो अनवरुद्दीन जो कि कर्नाटक के नवाब हुआ करते थे, उन्होंने अपने पुत्र महफूज खान को युद्ध करने के लिए भेजा। तो एक तरफ तो ये थे भैया और दूसरी तरफ कौन था, तो फ्रांसीसी की तरफ से थे कैप्टन पैराडाइज। फ्रांसीसी कंपनी की तरफ से थे कौन भैया, तो आप कहेंगे कैप्टन पैराडाइज। तो एक तरफ थे अनवरुद्दीन के पुत्र महफूज खां, दूसरी तरफ थे फ्रांसीसी कंपनी के कैप्टन एक जिनका नाम था कैप्टन पैराडाइज। और भैया महफूज खान की मदद कौन कर रहा था,
तो अंग्रेज कर रहे थे, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी इनकी मदद। अब ये युद्ध होता है, और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनके भैया शासनकाल में अगर मैं बात करूं, तो मैंने आपको बताया था कल ही कि 1742 में डुप्ले का आगमन होता है। 1742 में ये युद्ध कब चालू हुआ? 1746 में। और डुप्ले का आगमन कब होता है? तो आप कहेंगे डुप्ले का आगमन 1742 में होता है। डुप्ले मैंने आपको पिछली वाली क्लास में बताया था कि एक बहुत ही बुद्धिमान और कूटनीतिज्ञ गवर्नर था। अगर ये बात करी जाए कि भारत में सबसे महानतम गवर्नरों में से या सबसे बुद्धिमान गवर्नरों में से, तो उसमें डुप्ले का नाम जरूर आएगा। डुप्ले 1742 में जैसे ही आते हैं, उसके बाद उन्होंने फ्रांसीसी कंपनी को उसकी चरम शक्ति तक पहुंचा दिया था, यानी कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर बना दिया था। और ये युद्ध 1746 में होता है, तो उन्हीं के शासनकाल में हो रहा होता है ये युद्ध। और इस युद्ध में आप देखेंगे कि फ्रांसीसी कंपनी जीत जाएगी और इनकी हार हो जाएगी। यानी कि अगर हम बात करें कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन विजयी हुआ था, तो आप कहेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी कंपनी विजयी हुई थी। और इस युद्ध में भैया ये जो महफूज खां थे, ये महफूज नहीं हुई, क्योंकि इनकी हत्या कर दी गई। हत्या कर दी गई, ये बात आप ध्यान रखेंगे कि महफूज खां की हत्या हो गई, जो कि अनवरुद्दीन के पुत्र थे, और फ्रांसीसी कंपनी विजयी हो गई। फ्रांसीसी कंपनी विजयी हो गई, विजयी हुई। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि फ्रांसीसी कंपनी विजयी हुई। इतनी चीज़ें आप नोट करेंगे। मैं देख लेता हूँ कि सारी चीज़ें सही चल रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही चल रही हैं। तो मैंने आपको बताया कि इसमें फ्रांसीसी कंपनी क्या हो गई, तो एकदम विजयी हो गई, अच्छे तरीके से वह जीत गई थी फ्रांसीसी कंपनी। अब इसके बाद हम बात करें भैया, तो क्या होता है, तो ये युद्ध 1746 से चालू होता है, 1748 तक चलता है। और इस युद्ध का अंत होता है एक संधि से, जिसका नाम है एक्स ला सापेल की संधि। एक्स ला सापेल की संधि, उसके बारे में हम अब बात करेंगे। मैं इसे पी लेता हूं पानी। नोट करिए। अच्छा, इस युद्ध में क्या हुआ कि फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी पर पुनः अधिकार भी कर लिया था। जो पांडिचेरी अंग्रेजों ने जीत लिया था विरोध में, जब उन्होंने मद्रास पर कब्जा किया फ्रांसीसियों ने, तो अंग्रेजों ने पांडिचेरी, जो कि फ्रांसीसी कंपनी का व्यापारिक केंद्र था, उस पर कब्जा कर लिया था। तो सेंट थॉम के युद्ध में विजयी होने के बाद पांडिचेरी पर विजय प्राप्त कर ली, या पांडिचेरी पर भी कब्जा कर लिया। किसने भैया? तो फ्रांसीसियों ने। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि इस युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का कब्जा पुनः पांडिचेरी पर कायम हो गया। अब इसके बाद क्या होगा कि एक संधि होगी, जो कि यूरोप में ही होगी, क्योंकि वहां पर भी दोनों देश आपस में क्या कर रहे थे? लड़ाई कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे। तो ये संधि वहीं पर होगी, और वहीं पर संधि करी जाएगी भारत के विषय में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य। अगर मैं बात करूं कि इस युद्ध का अंत, इसे मैं इरेज करता हूं और फिर हम बात करते हैं कि इस युद्ध का अंत कैसे हुआ, कौन सी संधि हुई, जो कि परीक्षा में पूछ ली जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी संधि है। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इस युद्ध का अंत, इस युद्ध का अंत, इस युद्ध का अंत दोस्तों एक्स ला सापेल की संधि से होता है। किससे होता है भैया? तो आप कहेंगे एक्स ला सापेल, एक्स ला सापेल की संधि से होता है। किस संधि से? इस युद्ध का अंत, इस युद्ध का अंत हुआ।
अगर मैं बात करूं कि इस संधि में क्या कहा गया, परीक्षा में पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछ लेगा कि एक्स-ला-सापेल की संधि कब हुई थी, तो ये संधि हुई थी 1748 में, जब प्रथम कर्नाटिक युद्ध का अंत हुआ था। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि ये जो संधि हुई थी ये 1748 में हुई थी, जब प्रथम कर्नाटिक युद्ध का समापन हुआ। तो समापन इसी संधि के कारण हुआ था। ये जो एक्स-ला-सापेल है ये प्रशिया का ही एक शहर है, यानी कि जर्मनी का ही एक शहर है जहां पर ये संधि हुई थी, और शहर के नाम पर ही इस संधि का नाम रखा गया। अगर मैं बात करूं तो इसमें तो पहली बात ये कही गई, जो मारिया थेरेसा थी वो ही बनेंगी ऑस्ट्रिया की किंग। तो इसमें पहला बताया गया कि मारिया थेरेसा ही ऑस्ट्रिया की क्वीन बनेंगी, ऑस्ट्रिया की क्वीन बनेंगी। ये भैया चर्चा हुई कि ये निर्णय लिया गया कि जो ऑस्ट्रिया है इसकी क्वीन मारिया थेरेसा ही बनेंगी, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जेम्स सिक्स्थ की पुत्री। इसके बाद मैं बात करूं तो कहा गया कि जो भारत में मद्रास का क्षेत्र है, मद्रास जो है वो फ्रांसीसियों ने जीत लिया था इस युद्ध में। तो इस संधि के तहत कहा गया, अंग्रेजों ने कहा कि मद्रास हमें दे दो, तो फ्रांसीसियों ने इस संधि के तहत भारत में मद्रास को अंग्रेजों को वापस लौटा दिया। यानी कि इस संधि में कहा गया कि भारत में मद्रास प्रांत को अंग्रेजों को वापस लौटा दिया जाए, अंग्रेजों को वापस लौटा दिया जाए। तो फ्रांसीसियों ने कहा ठीक है भैया लौटा देंगे इस संधि के अंतर्गत, लेकिन इसमें हमें क्या फ़ायदा होगा, हमें भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए। तो भैया जैसे ये जो ब्रिटेन और फ्रांस थे ये कई देशों में ऐसे ही उपनिवेश बनाकर रहा करते थे, व्यापार किया करते थे, दूसरे देश को गुलाम बना लेते थे। तो ये हर देशों में ऐसे ही किया करते थे। तो उत्तरी अमेरिका में एक लुइसबर्ग नाम का क्या था भैया, प्रांत था या आप कह सकते शहर था। वहां पर भी ब्रिटेन और फ्रांस के बीच क्या हो रहा था, टकराव हो रहा था, युद्ध हो रहे थे उस क्षेत्र को लेकर। तो अंग्रेजों ने कहा कि तुम मुझे भारत में मद्रास दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें नॉर्थ अमेरिका में क्या दे दूंगा, लुइसबर्ग जो शहर है उसे दे दूंगा। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किस संधि के तहत लुइसबर्ग प्रांत फ्रांसीसियों को मिल गया, तो आप कहेंगे एक्स-ला-सापेल की संधि के तहत। तो इसके बदले आप कहेंगे कि ये जो थी बात, इसके बदले अगर हम बात करें तो क्या हुआ भैया, इसके बदले फ्रांसीसियों को या आप कह सकते हैं फ्रांसीसी कंपनी को, इसके बदले ब्रिटेन ने नॉर्थ अमेरिका में लुइसबर्ग प्रांत फ्रांसीसी कंपनी को दे दिया, फ्रांसीसी कंपनी को दे दिया। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि इसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटेन ने नॉर्थ अमेरिका में लुइसबर्ग प्रांत किसको दे दिया, तो फ्रांसीसी कंपनी को दे दिया। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी और अंततः ये जो प्रथम कर्नाटिक युद्ध था इसका अंत हो गया और यहीं पर ये समाप्त हो गया। इसमें किसकी विजय हुई थी, आपसे पूछा जाए कि प्रथम कर्नाटिक युद्ध में कौन प्रभावशाली रहा या किसकी विजय हुई, तो इसमें फ्रांसीसियों की विजय हुई, फ्रांसीसी कंपनी विजयी, फ्रांसीसी कंपनी विजयी हुई, फ्रांसीसी कंपनी
विजयी हुई। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। फटाफट इसे नोट करिए, फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध की ही आज बात कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। अब हेडिंग डाल लीजिए द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध आज पढ़ लेंगे हम बेहतर तरीके से। तो चलिए अब हम हेडिंग डालते हैं। अब तृतीय देखता हूँ कि आज ही पढ़ा दूँ या किसी दिन और अगली क्लास में। पहले हम द्वितीय की बात करते हैं। मार्कर बदल लिया है, अब हम बात करते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध की। फटाफट ओके, 2 मिनट रुकिए, मैं इसे थोड़ा साफ कर दूं। मेरा बोर्ड जल्दी साफ नहीं होता जब तक कॉलिन ना लगाओ इस पर स्क्रैचेज आ गए हैं ना, तो इसलिए साफ नहीं होता अच्छे से। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। अब आप हेडिंग डाल लीजिए द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध। अब आप कहेंगे भैया ये इसका क्या कारण था, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि क्या कारण थे द्वितीय कर्नाटक युद्ध होने के। अगर मैं बात करूं द्वितीय कर्नाटक युद्ध की कब से कब तक चला, तो ये भैया 1749 में शुरू हुआ था और 1754 यानी कि लगभग 5 वर्षों तक यह युद्ध चला। 1749 से 1754 लंबे समय तक चलते थे युद्ध, यानी कि हुआ कर रहे हैं उसी में। ये नहीं लगातार लड़ रहे हैं 5 सालों तक, 1-2 दिन रुके फिर लड़ी, लेकिन युद्ध ऐसे ही कहीं ना कहीं चलता ही रहता था। तो अगर मैं बात करूं द्वितीय कर्नाटक युद्ध की, प्रथम को हमने बेहतर तरीके से समझ लिया है। तो इसका कारण क्या था, तो इसका कोई मुख्य कारण ऐसा नहीं था कि फ्रांसीसी कंपनी और ब्रिटेन की जो कंपनी थी वो आपस में लड़ जाए, कोई कारण नहीं था। लेकिन ये दोनों हमेशा मौका ही ढूंढा करते थे, यानी कि दोनों में एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा थी, कंपटीशन था। तो ये हमेशा लड़ने का मौका ढूंढते थे और चाहते थे कि जल्दी से कोई ना कोई चला जाए, यानी कि भारत में कोई एक ही शासन करना चाहता था। और इन लोगों को इसलिए ये हमेशा क्या करते थे, आपस में ही लड़ते थे। यानी किसी भी जगह पर कहा नहीं जाता कि 2 लोग शक्तिशाली नहीं हो सकते। जैसे अगर एक शक्तिशाली शासक है दूसरा और एक ही क्षेत्र के ये राजा बन जाए, तो ये असंभव हो जाता है कि ये दोनों लोग साथ में शासन चला सकें, क्योंकि इनका वाद कुछ होगा, इनका विवाद होगा, वाद होगा, विवाद होगा, और इनमें से अंतोगत्वा कोई एक खत्म होगा और एक ही शासन करेगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या था कि लोगों को अपनी प्रतिस्पर्धा सिद्ध करनी थी या ये दिखाना था कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। और इसीलिए ब्रिटेन फ्रांस कंपनी हमेशा आपस में लड़ा करती थी कि कोई एक बचे जो यहाँ पर अच्छे से व्यापार करे, इसीलिए उनमें युद्ध हुआ करते थे। अच्छा, यूरोप में क्या था कि ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य संघर्ष भी हुआ करते थे, तो उसका भी प्रभाव पड़ जाता था। तो अगर मैं बात करूँ द्वितीय कर्नाटक युद्ध की कि इसके क्या कारण थे, तो इसका कारण तो स्थानीय कारण था, कोई यूरोप वाला यहाँ पर कारण नहीं था, यहाँ पर स्थानीय कारण था। पहला कारण था भैया कि आप जानते हैं कि एक प्रांत था हैदराबाद, जहाँ पर निजामुल मुल्क का शासन था। तो भैया हैदराबाद के नवाब, आप लिखेंगे हैदराबाद के नवाब निजाम उल मुल्क, हैदराबाद के नवाब निजामुल मुल्क को क्या हुआ कि इनकी मृत्यु हो गई। निजामुल मुल्क की मृत्यु हो गई। अच्छा, जब इनकी मृत्यु हो गई भैया, तो इनके दरबार में क्या हुआ, या इनके जहाँ ये शासन करते थे हैदराबाद में, उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष चालू हो गया। 2 लोगों में संघर्ष चालू हुआ था कि निजामुल मुल्क की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि राजगद्दी को लेकर निजाम के पुत्र जो निजामुल मुल्क थे, इनकी जब मृत्यु हो गई तो इनकी राजगद्दी को लेकर निजाम के पुत्र तथा नाती में विवाद हो गया,
में संघर्ष शुरू हुआ, संघर्ष शुरू हुआ। यानी कि क्या हुआ कि निजाम की मृत्यु हो गई, तो निजाम के पुत्र, वैसे तो रूल ये होना चाहिए कि पिता के बाद पुत्र बनेगा शासक, लेकिन वहां पर क्या हुआ कि निजाम के पुत्र और नाती, नाती कहने का मतलब कि निजाम की पुत्री का बेटा, यानी कि निजाम की जो पुत्री थी उनका बेटा, और उनके पुत्र में क्या हुआ, संघर्ष चालू हो गया। और संघर्ष चालू हुआ तो एक तरफ थे नासिर जंग। नासिर जंग कौन थे भैया, तो आप कहेंगे नासिर जंग थे निजाम के पुत्र, निजाम के पुत्र। नासिर जंग जो व्यक्ति था ये निजाम का पुत्र था, तथा संघर्ष किस में चालू हुआ, तो संघर्ष चालू हुआ मुजफ्फर जंग में, मुजफ्फर जंग में, मुजफ्फर जंग में। और ये जो मुजफ्फर जंग था ये निजाम की बेटी का बेटा था, एक तरह से नाती था, निजाम का नाती, यानी कि निजाम की जो बेटी थी उनका पुत्र हुआ करता था मुजफ्फर जंग। और इन दोनों में राजगद्दी को लेकर क्या हुआ, संघर्ष चालू हो गया। संघर्ष यानी कि एक तरीके के कहने का मतलब ये हुआ कि मुजफ्फर जंग अपने मामा से लड़ रहा था कि राजगद्दी उसे मिल जाए। ये मामा थे और ये भांजा था, आपस में लड़ रहे थे गद्दी के लिए कि नहीं मुझे गद्दी चाहिए। वैसे तो असली हकदार कौन है, तो ये है, क्योंकि पिता के बाद पुत्र ही गद्दी संभालता है, लेकिन ये भैया आ गए थे कि नहीं हमें चाहिए गद्दी, गद्दी तो मैं ले जाऊंगा, ऐसा आ गया था। और जो निजाम की बेटी थी वो कह रही थी कि क्यों भाइयों की ही बनाओगे, मेरा भी बेटा किस दिन काम आएगा, मेरा बेटा नाना की प्रॉपर्टी संभाले, आप सब भाइयों को ही दे दोगे, मेरा भी बेटा हकदार है, यानी कि बेटी कह रही थी। इसलिए मुजफ्फर जंग और नासिर जंग में क्या हुआ, संघर्ष चालू हुआ। अब ये संघर्ष यहाँ पर चल रहा था और एक और संघर्ष उदय ले रहा था, जन्म ले रहा था। वो कौन सा संघर्ष था, तो वो मैं बात करूं भैया, तो वहाँ पर क्या था, दूसरा आप ऐसे लिख देंगे साइड में कि कर्नाटक में संघर्ष हो रहा था। कर्नाटक जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था, जो कर्नाटक था, तो यहाँ के नवाब कौन थे, कमेंट में बताना, अनवरुद्दीन। तो कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन, और भैया इन्हीं अनवरुद्दीन का एक दीवान हुआ करता था या मंत्री आप समझ लें, जिनका नाम था चंदा साहिब, चंदा साहिब। तो वैसे तो भैया हकदार कौन है, तो राजा ही हकदार है, लेकिन चंदा साहिब कह रहे थे कि नहीं नहीं मैं हकदार हूं, मुझे चाहिए राजगद्दी कर्नाटक की। तो इन दोनों में भी संघर्ष हो रहा था। क्या हो रहा था, संघर्ष हो रहा था। अब इधर आप देखेंगे भैया, तो यहाँ पर होगा एक खेला कि इन दोनों को देख रहे हैं कि आपस में लड़ रहे हैं, तो फ्रांसीसी कंपनी इसमें कूद जाएगी। और जब फ्रांसीसी कंपनी इसमें कूद जाएगी तो भैया अंग्रेज भी कूद जाएंगे, ब्रिटिश कंपनी भी कूद जाएगी। अरे फ्रांस ब्रिटेन के लिए बस इतना ही कारण जरूरी है कि अगर उसके विरुद्ध में फ्रांस है तो उसे लड़ा दो, वो लड़ लेगा। उसे बस यही चाहिए कि फ्रांसीसी कंपनी विरोध में है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसके विरोध में खड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर भैया होता है एंट्री किसका, फ्रांसीसी कंपनी का। फ्रांसीसी कंपनी जाती है हैदराबाद और वहाँ पर मिलती है नासिर जंग और मुजफ्फर जंग से। कहते हैं क्या दिक्कत है, क्यों लड़ रहे हो भाई। तो ये दोनों कहते हैं कि मुझे गद्दी चाहिए, मुझे गद्दी चाहिए, ये कहता है। तो फ्रांसीसी कंपनी कहती है अच्छा गद्दी चाहिए तो चलिए दे देता हूँ गद्दी आपको। तो इसने कहा कि मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मैं निजामुल मुल्क का पुत्र हूँ। इसने कहा कि मुझे मिलना चाहिए, मैं नाती हूँ। फ्रांसीसी कंपनी को सीधी बातें समझ में आती नहीं थी, यानी कि उसे सीधी बातें नहीं समझनी। यानी कि रूल तो यही कहता है कि नासिर जंग को होना चाहिए, कोई भी जाएगा तो बताएगा नासिर जंग को राजा बनना चाहिए, नवाब बनना चाहिए। लेकिन फ्रांसीसी कंपनी है एकदम अपनी शक्ति पर, एकदम चरम शक्ति पर, यानी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी खदेड़ सकती है और शक्तिशाली बहुत है। और भैया डुप्ले जी हैं, तो डुप्ले ने कहा कि हम मुजफ्फर जंग को बना देंगे, हम मुजफ्फर जंग को बना देंगे नवाब। यानी कि आप समझ लो बेटा, यानी कि बाप के बाद बेटा नहीं बनेगा, नाती बन जाएगा। कौन, नाती बन जाएगा शासक। ऐसा कभी देखा है? अरे बाप के बाद बेटा शासक बनता है, फिर उसका बेटा बनता है। यहाँ तो उल्टा हो रहा है भैया, बाप बना ही नहीं और यहाँ नाती को बनाने चल दिए नवाब। तो भैया इनके तरफ आ गए फ्रांसीसी, इनके तरफ कौन आ गया, फ्रांसीसी आ गए।
अब इधर भी देखिए, इधर भी फ्रांसीसी कंपनी उल्टा ही डिसीजन लेगी। यहाँ पर भी फ्रांसीसी कंपनी पहुंची, कहीं क्या दिक्कत है। इन दोनों ने कहा मुझे गद्दी चाहिए, मुझे गद्दी चाहिए। तो कहा बस इतनी दिक्कत है फ्रांसीसी कंपनी ने। डुप्ले ने कहा कि इतनी दिक्कत है, मैं तुरंत सॉल्व कर देता हूँ, कहने मैं चंदा साहिब को बना दूंगा नवाब। सभी चौंक गए, अरे नवाब ये हैं, वर्तमान के राजा ये हैं, अब कोई भी कल को कहे कि मुझे इस राज्य का राजा बनना है तो क्या उसको बना दिया जाएगा? तो फ्रांसीसी कंपनी ने कहा कि हाँ बना दिया जाएगा, जिसके पास शक्ति है उसे राजा बना दिया जाएगा। तो यहाँ पर भैया क्या हुआ कि चंदा साहिब की मदद करने फिर पहुँच गई फ्रांसीसी। तो ये एक तरह से गुट तैयार हो गया। अब ये दोनों भैया भागे कि अब तो खत्म हो गया राज, अगर फ्रांसीसी लोग एंट्री कर दिए तो हम तो जीत ही नहीं पाएंगे। ये भागते गए दौड़ते हुए अंग्रेजों के पास कि भैया मदद कर दो, अब तो फ्रांसीसी वाले हमें ले डूबेंगे। तो अंग्रेजों ने कहा कि मेरे रहते हुए ऐसे ले डूबेंगे, रुको रुको मैं आ रहा हूँ। तो नासिर जंग की मदद करने पहुँचे अंग्रेज, यानी कि ब्रिटिश अंग्रेज जिसे हम कहते हैं, ब्रिटिश वाले, ब्रिटिश कंपनी पहुँची। तो इनके तरफ भी ब्रिटिश कंपनी थी और अनवरुद्दीन का भी साथ कौन दे रही थी? ब्रिटिश कंपनी। तो ये बन गया एक गुट और फिर होगा इसमें युद्ध। गुट बन गया, गुटबाजी हो गई, अब होगा युद्ध और युद्ध में कौन जीतेगा उसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो मैं इसे रेज करता हूं और अब हम आते हैं युद्ध में। बेहतर तरीके से समझिए, ऐसा इतिहास को समझा दूंगा ना अगर आप वीडियो अंत तक देखेंगे ना। कोई देखते नहीं है वीडियो, नहीं तो अगर आप लास्ट तक देखें तो इतना मजा ला दूंगा ना। इतिहास ऐसे पन्ने पर उंगलियों पर याद होगा, आप बताएंगे आराम से। पूछो अनवरुद्दीन के बारे में, कोई पूछ रहा है कर्नाटक युद्ध क्या है, आप कह रहे हैं वाह वाह ये तो सबसे आसान है। जो स्टूडेंट कह रहे हैं कि बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, आप कह रहे हैं ये तो बहुत ही आम बात है। ऐसा मैं समझा दूंगा बेहतर तरीके से, बस आप मेहनत करने लगिए और थोड़ा लाइक वाइक कर दिया कीजिए, फिर तो मैं तैयार ही हूँ आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए। चलिए मैं इसे रेज करता हूं। अब यहां पर गुटबाजी हो गई और फिर होगा भैया क्या, तो होगा एक युद्ध। ये कब चालू हुआ है? 1749 में। तो जब ये शुरू हुआ तभी एक युद्ध का शुरुआत हुई, ये बात आपको ध्यान रखनी है, जिसे हम आम्बुर का युद्ध कहते हैं। आम्बुर का युद्ध, ये बात ध्यान रखिएगा कि आम्बुर के युद्ध की शुरुआत हुई। कहीं कहीं पर इसे अंबर का युद्ध भी लिखा हुआ मिलता है। तो कोई भी युद्ध आप समझ लीजिए, चाहे अंबर का चाहे अंबर का, दोनों नाम ध्यान रखिएगा। कई बुक्स में अंबर लिखा हुआ है, कई में आम्बुर लिखा हुआ है। तो 1749 में ये युद्ध चालू होता है और ये युद्ध चालू होता है तो इसमें कौन कौन किसके विरुद्ध है, तो आप देखेंगे कि एक तरफ है भैया नासिर जंग। नासिर जंग जो कि निजामुल मुल्क के कौन है? पुत्र हैं। और उनके साथ हैं अनवरुद्दीन, क्योंकि एक तरफ कौन होंगे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, क्योंकि ये इनका साथ दे रहे हैं। मैंने अभी बताया कि अनवरुद्दीन का साथ कौन दे रहे थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। और इनके साथ होंगे अंग्रेज, या जिन्हें हम क्या कहते हैं? EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेज मैं कहूँ तो ब्रिटेन ही समझना, ओके। और दूसरी तरफ जो गुट है यहाँ पर भैया है नासिर जंग के सामने मुजफ्फर जंग। इसके बाद आप देखेंगे तो कौन है? तो अनवरुद्दीन के सामने है चंदा साहिब, जो उनके दीवान थे, कह रहे थे गद्दी हमारी है, तो उन्हें रख दिया गया। और अंग्रेज के सामने फ्रांसीसी। तो ये भैया क्या हो गया? एक गुट बन गया। ये गुट A हो गया और ये गुट B हो गया। अब इन दोनों के मध्य होगा घमासान युद्ध। युद्ध शुरू होने से पहले ही क्या हुआ कि नासिर जंग टपक गए, यानी इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें इनके ही मंत्रियों ने मार डाला, यानी इनके दरबार के जो मंत्री थे, मंत्रियों ने मार डाला। कहा जाता है मुजफ्फर जंग ने ही इनकी हत्या करवाई थी। यानी कि एक सेना तो पहले ही ख़त्म हो गई कि नासिर जंग मार डाले गए। अब इसके बाद बचे अनवरुद्दीन और इनकी भी इस युद्ध में मृत्यु हो जाएगी। युद्ध के बीच में ही इनकी मृत्यु हो गई। इनकी भी क्या हुई? इस युद्ध के बीच में मृत्यु हो गई। अंतोगत्वा अंग्रेज ही बचे और इधर वार हो रही थी भयंकर वाली। और यहाँ पर आप देखेंगे भैया कि अगर मैं इस युद्ध के रिजल्ट की बात करूँ कि रिजल्ट क्या आया, कौन जीता, तो इस युद्ध में जीते फ्रांसीसी विजयी हुए। मतलब ये जो आम्बुर वाला सेगमेंट है,
इस युद्ध में तो फ्रांसीसी एकदम बेहतर तरीके से अच्छी स्थिति में क्या हुए, जीत गए इस युद्ध को। हालांकि मुजफ्फर जंग की भी हत्या हो गई थी, आप कह सकते हैं युद्ध में मृत्यु हो गई थी। तो एक तरह क्या हुआ कि जब यहाँ पर फ्रांसीसी विजयी हो गए और अंग्रेज लोग क्या हो गए, इनकी हार हो गई भैया। अब हार हो गई, अब तो फ्रांस जो चाहेगा वही करेगा, फ्रांसीसी कंपनी जो चाहेगी वही करेगी। उसने भैया ऐसा कर ही दिया, उसने मतलब नाती को ही बना दिया पहले शासक, इनको हटा दिया। मतलब ऐसा आप समझ लीजिए, चंदा साहिब को बना दिया कर्नाटक का नवाब। यहाँ पर आप देखेंगे कि कर्नाटक के नवाब फ्रांसीसी कंपनी ने, आप लिखेंगे फ्रांसीसी कंपनी ने, फ्रांसीसी कंपनी ने चंदा साहिब, फ्रांसीसी कंपनी ने चंदा साहिब को कर्नाटक का नवाब बनाया, कर्नाटक का नवाब बनाया। चंदा साहिब ने कर्नाटक का नवाब किसे बनाया, तो चंदा साहिब को कर्नाटक का नवाब बनाया फ्रांसीसी कंपनी ने। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ भैया, ये वाला जो था नासिर जंग वाला, हैदराबाद की अगर मैं बात करूँ तो मुजफ्फर जंग की भी मृत्यु हो गई। तो भैया हैदराबाद में आप देखेंगे, हैदराबाद में मुजफ्फर जंग के पुत्र को, यानी फ्रांसीसी कंपनियों ने मुजफ्फर जंग के पुत्र को नवाब बनाया, के पुत्र को नवाब बनाया। अब यहाँ तक सारी चीज़ें सही चल रही थी, लेकिन फिर क्या होता है कि 1754 में जो अंतिम वर्ष था, इसमें क्या किया जाता है, डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है। डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया गया, फ्रांस वापस बुला लिया गया, वापस बुला लिया गया। आप देखेंगे कि जो डुप्ले था, जो सबसे बुद्धिमान गवर्नर था, इसे क्या कहा जाता है, इसे वापस बुला लिया जाता है। क्यों वापस बुलाया जाता है, क्योंकि फ्रांसीसी कंपनी के ही कुछ कर्मचारियों ने फ्रांस में बैठे अधिकारियों के कान भरे थे कि जो डुप्ले है ये बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचारी है, ये कंपनी के फंड को दिन प्रतिदिन खाता चला जा रहा है और ख़त्म कर देगा कंपनी को। इसलिए फ्रांस से ऑर्डर आया कि डुप्ले तुम वापस आ जाओ। डुप्ले 1754 में चले गए। अभी तक फ्रांस बहुत ही मजबूत स्थिति में था और युद्ध में लगभग विजयी ही था। लेकिन फिर क्या होता है, एक एंट्री होती है। यहाँ पर फ्रांसीसी कंपनी ने चंदा साहिब को बना दिया कर्नाटक का नवाब, और यहाँ हैदराबाद में मुजफ्फर जंग के पुत्र को नवाब बना दिया। इतनी चीजें क्लियर थी। लेकिन फिर क्या होता है कि एंट्री होती है रॉबर्ट क्लाइव की। रॉबर्ट क्लाइव एक बहुत ही बुद्धिमान गवर्नर था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। इसी के समय में प्लासी का युद्ध हुआ था और बक्सर का भी युद्ध इसी के समय में हुआ था। यानी एक महत्वपूर्ण गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव ने अनवरुद्दीन की तो मृत्यु हो चुकी थी, जिसके बारे में मैंने बताया कि युद्ध में ही अनवरुद्दीन की मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली, अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली के साथ कर्नाटक की राजधानी, कर्नाटक न लिखिए, कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर हमला किया। यानी कि रातों रात क्या किया कि रॉबर्ट क्लाइव ने अर्काट पर हमला कर दिया, जो कि राजधानी थी। और अर्काट में कौन रह रहा था, तो आप कहेंगे अर्काट पर हमला किया। और अगर मैं बात करूं अर्काट की, तो मैं सीरीज करता हूं और फिर इधर बताता हूं बेहतर तरीके से। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पर क्या होगा कि रॉबर्ट क्लाइव अपने साथ 215 सैनिकों को लेकर रातों रात अर्काट पर हमला कर देता है। अर्काट जो था वो कर्नाटक की राजधानी थी अर्काट, और अर्काट में उस समय कौन था भैया, तो अर्काट में थे चंदा साहिब। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्रांसीसी कंपनी ने
कर्नाटक का नवाब चंदा साहिब को बना दिया था। ये मैंने लिखाया है चंदा साहिब, क्योंकि नवाब कहाँ पर रहते हैं, राजधानी में ही रहते हैं। तो कर्नाटक की राजधानी थी अर्काट, और अर्काट पर हमला कर दिया रॉबर्ट क्लाइव ने अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली के साथ। ये जब हमला हुआ भैया, तो रातों रात रॉबर्ट क्लाइव ने, यानी कि क्लाइव ने अर्काट पर कब्जा कर लिया। आप लिखेंगे क्लाइव ने अर्काट पर अधिकार किया और तथा चंदा साहिब को हटाकर मोहम्मद अली, जो कि अनवरुद्दीन का पुत्र था, उसे शासक बनाया। मोहम्मद अली को शासक बनाया। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर मोहम्मद अली को शासक बना दिया गया, यानी कि क्लाइव ने शासक बना दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि शुरुआत की स्थिति में फ्रांसीसी शक्तिशाली थे, लेकिन द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अंत आते आते अंग्रेजों ने एक अच्छी स्थिति हासिल कर ली थी। हालांकि इस युद्ध में भी फ्रांसीसी ही जीते थे, क्योंकि डुप्ले अंतिम वर्ष तक रहा था तो हरा नहीं पाए थे, तो इसमें भी फ्रांसीसी जीते थे। आप लिख लेंगे फ्रांसीसी ही जीते थे, क्योंकि शक्तिशाली ज़्यादा थे। लेकिन क्या हुआ कि अंत आते आते अंग्रेजों ने एक अच्छी बढ़त बना ली थी, या कुछ क्षेत्रों को फिर से जीत लिया था, तो फ्रांसीसी जीते। अगर रिजल्ट की बात करें तो फ्रांसीसी हाँ ताकतवर थे इस युद्ध में। अगर मैं बात करूं इसके बाद, तो इस युद्ध का अंत किससे होता है भैया, यहाँ तक की चीज़ें आपने लिख ली होंगी, मैं इसे रेज करता हूँ, फिर हम बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। तो ये हो गया कर्नाटक युद्ध की, जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध है उसकी पूरी घटना। लेकिन अब हम बात करें कि इस युद्ध का अंत कैसे हुआ, तो एक संधि के साथ हुआ। परीक्षा में संधि ही पूछी जाती है, इतनी कहानियां तो नहीं पूछी जाएंगी। आपसे ये पूछ सकता है कि कब से कब तक हुआ, लेकिन संधि से क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। अगर मैं बात करूं कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध का अंत किस संधि के साथ हुआ, तो इसका अंत हुआ था भैया पांडिचेरी की संधि के साथ। ये भारत में ही हुई थी, इसलिए इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा पांडिचेरी, जो कि फ्रांसीसी कंपनी का व्यापारिक केंद्र था। पांडिचेरी की संधि के साथ द्वितीय सेकंड कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध था ये कब हुआ था, आपसे पूछा जाए, तो आप कहेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध भैया हुआ था, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद जो ये पांडिचेरी की संधि हुई थी, ये कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी 1754 में पांडिचेरी में। तो ये ध्यान रखिएगा कि पांडिचेरी की संधि किस सन में हुई, तो आप कहेंगे 1754 में हुई थी। ये बात आपको क्लियर है। इस संधि के तहत क्या कहा गया, तो आप कहेंगे इस संधि के तहत कहा गया कि जो भारत में फ्रांसीसी कंपनी और ब्रिटिश कंपनी आपस के राजनीतिक मामलों में दखल नहीं देंगी। इस संधि में ये कहा गया कि ब्रिटिश कंपनी तथा फ्रांसीसी कंपनी एक दूसरे के राजनीतिक मामलों में राजनैतिक मामलों में दखल नहीं देगी। और यही थी द्वितीय कर्नाटक युद्ध की जो संधि थी, जिसका नाम था पांडिचेरी की संधि। आपसे पूछा जा सकता है कि पांडिचेरी की संधि में कौन सी बात कही गई, तो इसमें कहा गया कि ब्रिटिश कंपनी तथा फ्रांसीसी कंपनी एक दूसरे के राजनीतिक मामलों में, जो उनका राजनीतिक मामला है उसमें एक दूसरे में
क्या नहीं देगी, तो दखल नहीं देगी। यही कहा गया कि एक दूसरे की बातों में इंटरफेयर नहीं करना है, शांति से रहिए। लेकिन ये सब चीज़ें करने के बाद भी तीसरा कर्नाटक युद्ध होगा, जिसे हम अगली क्लास में समझेंगे बेहतर तरीके से। उम्मीद है आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।